स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल स्टार जीएस हब में। हम लोग अपने इस चैनल के माध्यम से इतिहास विषय पे बातचीत कर रहे थे और इतिहास विषय में अगर देखा जाए तो हम लोगों का जो टॉपिक चल रहा था वो गुप्त साम्राज्य यानी गुप्त वंश से संबंधित मुद्दों पे हम लोग बातचीत कर रहे थे। अगर देखा जाए तो गुप्त वंश के बारे में मैंने इसके पहले से पृष्ठभूमि बनाते हुए चला आया। जब मगध पढ़ा रहा था तो मैं पूरी तौर तरीके से पृष्ठभूमि बनाता था। यहाँ पे हम अगर देखें गुप्त वंश से संबंधित तो गुप्त वंश में हमने आपको क्या क्या पढ़ाने के लिए कहा था। हमने ये कहा था कि गुप्त वंश जब मैं पढ़ाऊंगा तो पढ़ाने का जो मेरा अंदाज होगा वो कुछ अतिरिक्त होगा। इसमें मैंने सबसे पहले आपको बताया है कि गुप्त वंश के बारे में जानकारी देने वाले रिसोर्सेज कौन कौन से हैं। इस रिसोर्सेज में मैंने साहित्यिक साक्ष्य बताया है, अभिलेखीय साक्ष्य बताया है, मुद्राओं के बारे में बताया है, कुछ यात्रा विवरण से साथ जानकारी मिलती है। ऐसा करके मैंने पार्ट 1 की क्लास में आपको डाला था। फिर इसके बाद मैंने कहा था स्रोत बताने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि गुप्तों के जाति को लेके जो जाति पर प्रश्न चिन्ह है, इस जाति पर प्रश्न चिन्ह जो है इसके बारे में मैं बताऊंगा। तो मैंने ये भी आपको ये दूसरी पार्ट में मैंने कहा था कि मैं गुप्त वंश से संबंधित एक रिसोर्सेज बताऊंगा। जाति पे प्रश्न चिन्ह है, इस पे मैं बातचीत करूंगा। तीसरा मैंने कहा था कि मैं शासक के बारे में बातचीत करूंगा और चौथा मैंने कहा था इसके प्रशासन और इसके कला तथा संस्कृति संबंधित मुद्दों पे बातचीत करूंगा। अगर गुप्तों में कुछ ऐसे तोड़ के अलग अलग करके आप पढ़ लेते हैं तो हमें नहीं लग रहा है कि गुप्त वंश के बारे में इतनी आसान और इतनी मौलिक जानकारी आपको कहीं मिल पाए। ऐसा मुझे नहीं लग रहा। आप चैनल देखते भी होंगे, हम ये नहीं कह रहे हैं कि कोई चैनल बहुत अच्छा या कोई बेकार है, ऐसा मैं नहीं, प्रश्न चिन्ह मैं किसी के ऊपर नहीं लगाता। लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि एक बार मेरे चैनल के सुव्यवस्थित ढंग से दिए गए कंटेंट को जरूर देखिएगा। जिस दिन आपको एहसास हो जाएगा उस दिन आप वास्तव में खुद पे खुद मान जाएंगे कि दिए गए जो कंटेंट है ये आपके भावी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कहाँ तक लाभप्रद है। मैंने रिसोर्सेज के बारे में मैंने रिसोर्सेज से लेकर के शासक तक के बारे में मैंने पार्ट 1 की क्लास दिया था। मैंने कल की क्लास जो लिया था पार्ट 1 जो लिया था उस पार्ट 1 में मैंने क्या क्या बताया था, रिसोर्सेज बता दिया था, गुप्त के जाति पे मैंने बता दिया था और शासकों में अगर देखा जाए तो शासक में मैंने श्रीगुप्त बता दिया था, श्रीगुप्त बताया था। फिर मैंने घटोत्कच के बारे में बता दिया था, घटोत्कच के बारे में बता दिया था। फिर मैंने चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में बताया था, चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में बता दिया था और इसके बाद मैंने आपको समुद्रगुप्त के बारे में बता दिया था। यानी कि यहाँ तक कि मैंने पार्ट 1 की क्लास दिया था आपको। आज जो मेरी पार्ट 2 चलने वाली है उस पार्ट 2 की क्लास में मैं आपको आज के क्लास में क्या क्या देने वाला हूँ। तो मैं इसी के बाद के राजा जो आता है रामगुप्त, तो रामगुप्त के बारे में मेरी क्लास चलेगी। रामगुप्त के बाद शासन की बागडोर को संभालने के लिए चंद्रगुप्त द्वितीय आएगा, तो मैं चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के बारे में बातचीत करूंगा। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के बाद अगर देखा जाए तो मैं बातचीत करने वाला हूँ आपसे कुमारगुप्त के बारे में और कुमारगुप्त के बाद हम आपसे बातचीत करेंगे स्कंदगुप्त के बारे में और इसके बाद देखा जाएगा तो छोटे छोटे बहुत सारे राजा आएंगे, लेकिन ये सारे राजा लगभग बहुत ही घटिया स्तर के होंगे। ये अपनी शासन की बागडोर को नहीं चला पाएंगे और देखेंगे गुप्तों का क्या हो जाएगा, विलय पतन हो जाएगा। आज जो मेरी पार्ट 1 में मैंने ये सारी बात आपको बता दिया था। पार्ट 2 की जो मेरी क्लास है आज आप लगे रहिएगा पूरी क्लास के साथ। आज इन सारी मुद्दों पे मैं आपसे बातचीत करने वाला हूँ। इसके बाद मैं ये जो प्रशासन कला संबंधी संस्कृति जो मैं लिखा हूँ ये सारी मुद्दा मैं लेके आऊंगा आपको पार्ट 3 वाली सीरीज में। तो मैं आपको बता दिया इसके पहले मैंने क्या बताया था और आज मेरी क्लास इसी मुद्दे पे चलने वाली है। इन्हीं मुद्दों को मैं कवर कराने वाला हूँ आपको। तो पूरी वीडियो को देखते चलिएगा, नोटबुक को साथ साथ बनाते चलिएगा। कहीं भी कोई कंफ्यूजन होगा कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करके बताइएगा। मैं जवाब देने के लिए तैयार हूँ, आपके लिए पूरी तरह से समर्पित हूँ। तो इतनी मुद्दों पे मैं बातचीत करता हूँ आपसे। उससे पहले मेरा ये कहना होगा कि अगर आप लोग हमारे चैनल से नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते चलिएगा, बेल वीडियो को लाइक और शेयर करना एकदम मत भूलिएगा। बेल आइकन को भी आप प्रेस करते रहिएगा क्योंकि हर नोटिफिकेशन तभी आप तक पहुंच पाएगी, आप आसानी के साथ मेरी पूरी कंटेंट को पा पाएंगे।
इसमें अगले शासक को जो हम लोग देखेंगे वो अगला शासक होगा रामगुप्त। रामगुप्त से पहले की जानकारी मैंने दिया, आपको बताया ही। रामगुप्त से संबंधित जितनी सारी इतिहास मिलती है, इसके बारे में बहुत सारे इतिहासकारों के अंदर मतभेद दिखाई देता है। इतिहासकारों का ऐसा मानना है कि समुद्रगुप्त के मरने के बाद सीधे गुप्त साम्राज्य के उत्तराधिकार के रूप में जो शासन सत्ता के संचालन करने के लिए या जो गुप्त वंशों के एक विशाल साम्राज्य की बागडोर संभालने का काम किया था वो चंद्रगुप्त द्वितीय था। लेकिन साहित्यिक स्रोतों के मुताबिक जो देवी चंद्रगुप्तम बुक है विशाखा दत्त की लिखी हुई, इस किताब के अनुसार ये बताया जाता है कि समुद्रगुप्त के बाद और चंद्रगुप्त के पहले बीच में एक अयोग्य शासक गुप्त साम्राज्य की बागडोर को संचालित करने की कोशिश किया और वो शासक आता है भारतीय इतिहास में रामगुप्त के नाम से। लेकिन बहुत सारे आंकड़ों के अपर्याप्त होने के कारण इतिहासकारों के अंदर बहुत ज्यादा मतभेद है। फिलहाल यहाँ से प्रतियोगी परीक्षाओं में 1-2 सवाल पूछे जाते हैं, इसलिए इसको पढ़ना हम लोगों के लिए बहुत जरूरी होगा। रामगुप्त के बारे में कहा जाता है जितनी सारी जानकारी हम लोगों को मिलती है वो सारी जानकारी देवी चंद्रगुप्तम से मिलता है। अगर इस पुस्तक को कुछ समय के लिए हम हटा देते हैं तो शायद भारतीय इतिहास में गुप्त वंश की परंपरा से ताल्लुकात रखने वाला कोई रामगुप्त शासक था, ये बात किंचित मात्र आभास नहीं होगा। और अगर होता है तो केवल देवी चंद्रगुप्तम रिसोर्सेज के माध्यम से बताया जाता है। कहा जाता है कि रामगुप्त जो था ये रामगुप्त गुप्तों में एक ऐसा शासक था जो सबसे ज्यादा तांबे के सिक्कों का प्रचलन करवाया था। लेकिन रामगुप्त कोई बहुत योग्य शासक नहीं था, बहुत शक्तिशाली शासक नहीं था, एक अयोग्य शासक के रूप में भारतीय इतिहास में दिखाई देता है। इसका जो वैवाहिक संबंध स्थापित हुआ था वो ध्रुव देवी नाम की एक महिला के साथ हुआ था, जो ध्रुव देवी काफी सौंदर्यता के नाम से भी जानी जाती थी। कहा जाता है कि राजशेखर की जो काव्य मीमांसा है इसके अनुसार ये बताया जाता है कि आगे चल के चंद्रगुप्त द्वितीय ने क्या किया, रामगुप्त की हत्या कर देता है। तो हत्या करके वो गद्दी को क्यों हथिया रहा है, इसके पीछे जो इतिहास छिपा हुआ है जरा उस मुद्दे पे हम लोग बातचीत करते हैं। हमने इसके पहले जो आपको कहानी बताया था पूरा गुप्ता काल पढ़ाते समय वो कुछ ऐसा बताया था, उसको थोड़ा आप रिकॉल भी करिएगा। इसके पहले वाली वीडियो से हम लोगों ने ये पढ़ा था, हम लोगों ने इसके पहले ये पढ़ा था कि समुद्रगुप्त जो था वो समुद्रगुप्त क्या किया, कौशाम्बी के निकट पे वो शासन कर रहा था और यहाँ से उत्तर में हिमालय तक गया था, दक्षिण में विंध्य पर्वत तक आया, पूर्व में सीधे बंगाल की खाड़ी तक गया था और पश्चिम में मालवा तक, यानी कि एक छोटी सी राज्य को विशाल साम्राज्य में कन्वर्ट करने का काम अगर गुप्तों में कोई किया था तो समुद्रगुप्त था। ऐसा इतिहास हमने पार्ट 1 में बताया था। समुद्रगुप्त के मरने के बाद समुद्रगुप्त ने एक विशाल साम्राज्य जैसे स्थापित करता है तो उसकी राजधानी जो बनाया था वो राजधानी बनाया था पाटलिपुत्र में। मैंने ऐसा कुछ करके आपको सारी कहानी इसके पहले की वीडियो में दर्शाया। आज जो हम लोग देखेंगे इस यूपी में क्या हो रहा है, यहाँ पे सपोज करिए मथुरा है, यहाँ पे मथुरा है। मैं इस बात को बताता हूँ कि क्यों ऐसा हुआ है, गुप्त राजवंश ही अपने प्रमुख शासक को क्यों मार करके वो सत्ता को हथियाता है, इस बात को मैं बताने का कोशिश करता हूँ बिल्कुल इतिहास के माध्यम से। यहाँ सपोज करिए महाराष्ट्र का एरिया है और यहाँ जो शासन कर रहे थे वो वाकाटक थे और यहाँ पे जो सौराष्ट्र एरिया में शासन करने वाला जो था काठियावाड़ सौराष्ट्र क्षेत्र में जो शासन कर रहा था। तो याद करिए इसके पहले मैंने आपको पढ़ाया था जब भारत में दूसरी बार विदेशी आक्रांताओं का आगमन हुआ था उसमें हिंद यवन शक पहलव और कुषाण करके कुछ हमने बताया था। जो शक आए थे उन शकों में ही एक शक शासक जो था रुद्र सिंह तृतीय। ये रुद्र सिंह तृतीय जो था ये अपनी शक्ति का अभी भी यहाँ पे स्थापना करके शासन सत्ता को यहाँ से संचालित करता था, यानी कि इसका अस्तित्व खत्म नहीं हुआ था। गुप्तों की हो रही कमजोर हो रही स्थिति का ही फायदा उठा करके रुद्र सिंह तृतीय क्या करेगा, सीधे गुप्तों के ऊपर गुप्तों की राजधानी पे धावा बोलने की कोशिश करेगा। कैसे? हमने आपको बताया था कि श्रीगुप्त आया महाराज की उपाधि धारण किया था, एक स्वतंत्र बादशाह नहीं था। उसका जो पुत्र आया घटोत्कच वो भी एक सामंतवादी नीति का ही पालन किया था, महाराज की उपाधि धारण किया था, वो भी स्वतंत्र शासक के रूप में सत्ता का संचालन नहीं किया था।
गुप्तों में पहली बार अगर सत्ता का संचालन एक स्वतंत्र बादशाह के रूप में कोई किया था तो हमने आपको बताया था वो चंद्रगुप्त प्रथम था। और चंद्रगुप्त प्रथम के बाद जो आया समुद्रगुप्त, वो समुद्रगुप्त एक स्वतंत्र शासक ही नहीं बल्कि अपने सीमावर्ती क्षेत्रों के तमाम सारे राज्यों को जीत जीत कर अपने छोटी सी राज्य को एक विशाल साम्राज्य बनाने का काम किया था। समुद्रगुप्त के मर जाने के बाद जो गुप्त शासक चल रहे थे उसमें एक अयोग्य शासक यही रामगुप्त आता है। इतिहास के अनुसार ये बताया जाता है कि जब रामगुप्त की शासन काल चल रही थी तो रुद्र सिंह तृतीय जो था ये अपनी पुरानी परंपराओं को याद करके पूरी दुश्मनी को निकालने के लिए क्या किया, ये सीधे क्या करेगा, इसके राजधानी क्षेत्र पे धावा बोलने की कोशिश करेगा। लेकिन इस बात की पूरी तरह से जानकारी था, किसको जानकारी था, वो था चंद्रगुप्त द्वितीय को कि हमारे शासन सत्ता पे हमारे दादा और परदादा के द्वारा बनाया गया जो साम्राज्य है उस पे एक अयोग्य शासक बैठ चुका है। निसंदेह रुद्र सिंह तृतीय जो होगा वो रुद्र सिंह तृतीय क्या करेगा, उस रामगुप्त को पराजित कर देगा। जो रामगुप्त इस राजधानी पे आके बैठा था, इस राजधानी से ताल्लुकात रखता था। और इससे बचने के लिए चंद्रगुप्त ने क्या किया, चंद्रगुप्त ने एक रणनीतिक युद्ध करने की कोशिश किया था। उस रणनीतिक युद्ध को करने के लिए चंद्रगुप्त ये जानता था कि वकाटक जो शक शासक रुद्र सिंह तृतीय है वो काफी शक्तिशाली शासक है। अगर उससे मैं ऐसे युद्ध करने की कोशिश करूंगा तो निसंदेह वो हमारे साम्राज्य को ही नहीं लेगा अपितु हमारी जान को भी ले सकता है। इसलिए चंद्रगुप्त द्वितीय ने क्या किया, इसने कूटनीतिक चाल का पालन किया था और कूटनीतिक चाल के माध्यम से ये क्या करेगा, मथुरा में निवास करने वाले जो नागवंश के लोग थे, इन नागवंशों में कुबेर नामक एक जो लड़के थे उससे वैवाहिक संबंध स्थापित कर लेगा। और वैवाहिक संबंध स्थापित करने के बाद इसके गर्भ से, कुबेर नामा के गर्भ से प्रभावती गुप्त पैदा होगी। और इस प्रभावती गुप्त का शादी वो किससे करेगा, रुद्र सिंह द्वितीय से, जो वकाटक शासक था, जो महाराष्ट्र पे शासन करता था। यानी कि यहाँ पे शासन कौन कर रहा है, रुद्र सिंह द्वितीय। याद रखिएगा ये वकाटकों का रुद्र सिंह है और ये जो है ये शकों का रुद्र सिंह है। तो ये शक शासक ये अलग है और ये वकाटक अलग है, बस नाम मिलता जुलता रहता है। तो यहाँ आपको कंफ्यूजन होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। चंद्रगुप्त द्वितीय अपने कूटनीतिक चाल के माध्यम से क्या किया, यहाँ तो इसका सत्ता था ही था, दुश्मन बस ये भरा पड़ा था, ये दुश्मन था। इस दुश्मन से दुश्मनी को निकालने के लिए क्या किया, यहाँ पे तो इसका पूरा एकाधिकार था और इसने क्या किया, यहाँ भी अपना एकाधिकार कर लिया नागवंशों से भी शादी करके, और यहाँ भी अपना एकाधिकार कर लिया अपने पुत्री की शादी करके। और इस वकाटक राजा का सहयोग लेगा, इस नागवंशी राजाओं का सहयोग लेगा और सीधे सीधे चंद्रगुप्त द्वितीय क्या करेगा, यहाँ से धावा बोलने की कोशिश करेगा, किसके ऊपर, रुद्र सिंह तृतीय के ऊपर। लेकिन रुद्र सिंह तृतीय कोई आम आदमी नहीं था, ऐसे चलता फिरता कोई रोड वाला आदमी नहीं था कि किसी भी समय वार कर देंगे और उसकी शासन सत्ता को ले लेंगे। इतनी आसान बात नहीं थी इस शक शासक को जीतने के लिए, क्योंकि इस युद्ध की जो बातें थी ये चंद्रगुप्त द्वितीय से आने वाले बहुत ऐसे बादशाह थे जिन्होंने पंगा लिया और रुद्र सिंह तृतीय ने उनको उसी मुंह तोड़ जवाब देने की पूरी ताकत के साथ कोशिश किया था। इसलिए हुआ क्या, चंद्रगुप्त द्वितीय ने क्या किया, चंद्रगुप्त द्वितीय ने क्या किया, अभी इसके बारे में कोई ऐसा सामंजस्य स्थापित करने की कोशिश नहीं करेगा, बस अपनी वैवाहिक संबंध को लेकर के अपनी शक्ति का विस्तार कर लेगा। और जैसे शक्ति का विस्तार कर लेगा, ठीक उसी समय की बात है कि रामगुप्त गद्दी पे बैठा रहेगा और रुद्र सिंह तृतीय क्या करेगा, सीधे रामगुप्त के ऊपर धावा बोलेगा। और रामगुप्त के ऊपर धावा इसलिए नहीं बोलेगा कि उसको साम्राज्य चाहिए, इसलिए बोलेगा क्योंकि रामगुप्त के पास एक सबसे ही सुंदर और योग्य पत्नी थी ध्रुव देवी, उसको ध्रुव देवी की जरूरत थी। इस रुद्र सिंह तृतीय को जरूरत यहाँ के साम्राज्य का नहीं अपितु ध्रुव देवी का था। रामगुप्त एक अयोग्य शासक था ही था। रामगुप्त ने सीधे हाथ उठा दिया और उसने कहा कि आप शासन सत्ता पे हस्तक्षेप करने की कोशिश ना करें, क्योंकि अगर आपको हमारी पत्नी की ही आवश्यकता है तो स्वेच्छानुसार उसको ले जा सकते हैं, बादशाह किसी भी कीमत पे आपसे युद्ध नहीं करेगा। इस बात को जान करके चंद्रगुप्त द्वितीय ने क्या किया, कूटनीतिक चाल का पालन किया और उस कूटनीतिक चाल में क्या किया, ध्रुव देवी को मैसेज दिया कि तुम रुद्र सिंह तृतीय के पास ये मैसेज दे दो
कि आप युद्ध के लिए आए थे और युद्ध के लिए आकर के अगर आप हमें अपने साथ ले जाएंगे तो शायद एक इतने बड़े साम्राज्य के राजा होकर के आपको शोभा नहीं देगा। यहाँ देखिएगा इतिहास गवाह है, यहाँ पे थोड़ा महिला जो है उन महिलाओं की चाल को समझने की कोशिश करिएगा। इसलिए बहुत ज्यादा इधर उधर की बातों में आकर के कैरियर को डिस्टर्ब करना शायद घातक हो सकता है। यहाँ से सीखने की कोशिश करिएगा। ध्रुव देवी ने क्या किया, ये मैसेज डाला इसको कि आप युद्ध के लिए आए हैं, अगर हमको लेके जाते हैं तो शायद ये शोभा नहीं देगा। अगर आप यहाँ से लौट के अपने घर चले जाएं और पूरी साज सज्जा के साथ आए हमको ले जाएं, मैं खुद नहीं चाहती हूँ कि इस रामगुप्त के साथ रहें, लेकिन ये ध्रुव देवी हकीकत नहीं कर रही है, ये उसका चाल था। रुद्र सिंह तृतीय जो था, ये रुद्र सिंह तृतीय ध्रुव देवी की इस बात को सुन के बड़े प्यार से लौट के चला गया और इस ससुरा को बिल्कुल पता नहीं था कि मैं अपने दुश्मन के क्षेत्र में जाके वार कर रहा हूं, उसकी बीवी के ऊपर कैसे इतना भरोसा कर सकता। रुद्र सिंह तृतीय तुरंत लौट के चला गया, आके साज सज्जा के साथ पूरी तैयारी कर रहा है कि मुझे ध्रुव देवी को लेकर के आना है। तब तक चंद्रगुप्त द्वितीय ने ध्रुव देवी के माध्यम का रूप लिया और रूप लेकर के ही मैसेज डाल दिया कि आप आने में शायद विलंब कर दिए, मैं खुद आपके पास चल के आ रही हूँ और आपसे मेरा अनुरोध है कि आप अपने साम्राज्य के अंदर किसी भी सिक्योरिटीज को मुझे जांच करने का परमिशन मत दीजिएगा, क्योंकि मेरी सुंदरता का और आपकी होने वाली देवी का अपमान होगा। ये इतना नालायक आदमी था कि बिना सिक्योरिटी का सारे सिक्योरिटीज को हटा देता है और बिना सिक्योरिटीज को ध्रुव देवी को कहता है कि आप सीधे मेरे अंतःपुर के रूम में चले आना, ऐसा कुछ कह के कर देता है। और ध्रुव देवी न जाकर के चंद्रगुप्त द्वितीय जो था वो ध्रुव देवी का रूप ले लिया और ध्रुव देवी का पूरा वेशभूषा लेकर के चला जाता है। सिक्योरिटीज ने बोली नहीं और सीधे वो रुद्र सिंह तृतीय के अंतः रूम यानी कि बेडरूम में प्रवेश करता है और बेडरूम में प्रवेश करने के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय ध्रुव देवी का रूप जो लिया था वो उसको सीने से लगाने का जैसे इशारा किया, इस ससुरा पूरा बावला की तरह क्या करेगा, जाएगा उससे सीने लगने के लिए, क्योंकि ये भी प्यार का बहुत दीवाना आदमी था और जैसे गले लगने के लिए जाता है इसके सारे प्यार की भूख ये निकाल देता है, क्योंकि ध्रुव देवी नहीं बल्कि चंद्रगुप्त द्वितीय था वो निकालता है, खंजर मारता है, वहीं का वहीं वो क्या होता है, ये समाप्त हो जाता है। यानी कि एक सवाल और पूछता रहता है कि शक विजेता के रूप में कौन सा गुप्त शासक जाना जाता है, तो शक विजेता के रूप में यही जाना जाता है, क्योंकि शकों की यही एक शाखा बची हुई थी भारत पे, बाकी तो सब लगभग खत्म हो गए थे। इनको भी चंद्रगुप्त द्वितीय क्या करता है, समाप्त कर देता है। और युद्ध अभियान के बाद जब यहाँ से लौटता है और राजधानी क्षेत्र में आता है तो काव्य मीमांसा के अनुसार, राजशेखर के काव्य मीमांसा के अनुसार ये बात बताया जाता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय जो था वो रामगुप्त का ऑन द स्पॉट हत्या कर देता है और जो ध्रुव देवी उसकी पत्नी थी उस ध्रुव देवी से कहता है कि अभी आप दौड़ के इधर कहाँ जा रहे थे, अब मेरे पास आ जाओ। यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय क्या करता है, उससे स्वयं वैवाहिक संबंध को स्थापित कर लेता है। इस तरह की कुछ राज की यहाँ भरी ऐतिहासिक बातें थी जिस वजह से चंद्रगुप्त द्वितीय ने रामगुप्त का हत्या किया था। मैंने ये बात आपको बताने का पूरा प्रयास किया। अब हम लोग देखेंगे जैसे इसका हत्या हो जाता है तो गद्दी पे बैठेगा चंद्रगुप्त द्वितीय यानी जो समुद्रगुप्त का पुत्र था और उत्तराधिकार के रूप में गुप्त शासकों में आता। इतिहास के अनुसार यह बताया जाता है कि भारतीय इतिहास का पहला ऐसा गुप्त शासक था, याद रखिएगा 2015-16 के आसपास पीसीएस का एक सवाल उठाया था कि परम भागवत को उपाधि धारण करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था। आप सवाल उठा के देखिएगा, वो चंद्रगुप्त द्वितीय था। परम भागवत की पहला उपाधि को धारण करने वाला गुप्त शासक जो था वो चंद्रगुप्त द्वितीय था। कहा जाता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों को परास्त करने के बाद शक विजेता के नाम से भी जाना जाता है और उसने स्वयं को विक्रमादित्य की उपाधि को धारण किया था। और विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने के बाद यहाँ आप देखते होंगे मैंने लिखा होगा चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, उसी समय से चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के नाम से जाना गया। मैंने इसकी बीवी के बारे में बताया, कुबेरनामा थी, प्रभावती गुप्त इसकी पत्नी पुत्री थी और रुद्र सिंह द्वितीय जो वाकाटक महाराष्ट्र पे शासन कर रहा था उसी को दामाद बनाया और इसी के सहयोग को लेकर के पूरा शकों का उन्मूलन कर डाला था।
इतिहास के अनुसार ये बताया जाता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय था ये एक योग्य शासक के रूप में जाना जाता है, क्योंकि निश्चित तौर पे जिस शासक का उन्मूलन करने के लिए कईयों शासक चले आए लेकिन कुछ नहीं बिगाड़ पाए, उन शकों की सत्ता को भारत की धरती से पूरी तरह से समाप्त करने की कोशिश किया था और निस्संदेह उसमें उसने सफलता भी हासिल किया था। इसके सचिव के रूप में जो गद्दी पे बैठ सारे सलाहकारी रूप में था वो वीर सिंह सैव के नाम से जाना जाता था और मुख्य सेनापति के रूप में रखा था जिसको आम्रकार्दो बौद्ध था। कहा जाता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय जो था ये भी बिल्कुल विद्या का उदार संरक्षक व्यक्ति था। इसको अपने शासन काल में विद्वानों के ग्रुप समूह को रखना बहुत अच्छा लगता था। माना जाता है कि इसके दरबार में 9 विद्वानों की एक मंडली रहती थी जिसको 9 रत्न कहा जाता था। तो ये 9 रत्न वाली जो कहानी है, मैं इतिहास के मुद्दे को पढ़ाते पढ़ाते 3 ऐसे बादशाहों के बारे में बताऊंगा जहां से हम लोग 9 रत्न की कहानी सुनने के समझते चलेंगे। 9 रत्नों की मंडली चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल से भी जाना जाता है। इसके दरबारी कवि के रूप में जो थे वो कालिदास माने जाते हैं और आयुर्वेद का प्रकांड चिकित्सक व्यक्ति जो धन्वंतरी थे वो चंद्रगुप्त द्वितीय से ही ताल्लुकात रखते थे। इसके अलावा ये भी कहा जाता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय का जब शासनकाल चल रहा था तो उस समय विदेशों से बहुत सारे यात्रियों का आगमन चल रहा था। हर राजाओं के बीच लगभग इंटरनेशनल रिलेशन, जैसे आज हमारी भारत सरकार वैश्विक धरातल पे अपनी सामरिक दृष्टिकोण को महत्वपूर्ण करने के लिए, अपनी आर्थिक व्यवस्था को मजबूत करने के लिए, ये ऐसे तमाम सारे प्रवृत्ति को रखते हुए जिस तरह से आज भारत सरकार वैश्विक धरातल पे अपना संबंध जोड़ के देश का उत्थान करना चाहती है, ऐसे ऐतिहासिक स्वरूप में भी दिखाई देता है। जो उस समय के भी राजा थे वो एक राजा दूसरे राजा से सामंजस्य इसलिए स्थापित करता था कि कोई विदेशी आक्रांता किसी कारणवश अगर हमला कर तो मेरी मदद के लिए वो राजा तैयार हो और मैं अपनी प्रजा और अपने हित के लिए उस राजा का सहयोग लेके दुश्मन का सामना समुचित रूप से कर पाऊं। यही कारण है कि इसके शासन काल में भी बताया जाता है विदेशी यात्रियों का दौरा चला था और विदेशी यात्री जो इसके शासन काल में आया था वो चीन से चल के आया था। उसका नाम बताया जाता है फाहियान। ये जो फाहियान था, अगर इसको हम लोग देखें, अगर इसको हम लोग समझने की कोशिश करें तो यहाँ देखिएगा जो चीनी भाषा है, ये चीनी भाषा है। फाहियान जो है इसको 2 भागों में अगर हम लोग तोड़ दें, फा को तोड़ दें और हियान को तोड़ दें, हियान करके रहता है। ये जो इसका शाब्दिक अर्थ हम लोग निकालते हैं, धर्म से निकालते हैं अगर इसको निकालें तो, और इसका शाब्दिक अर्थ अगर हम लोग निकालेंगे तो इसका मतलब होता है आचार्य। यानी जो ये फाहियान था ये भारत की धरती पर धर्माचार्य का स्वरूप लेकर के आया था। तो भारत की धरती पे फाहियान जो विदेशी चीनी यात्री आ रहा है, ये विदेशी चीनी यात्री से चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के ही समय आया था। ऐसा कहा जाता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय जो था इसने रजत सिक्के चलाया था और ये रजत सिक्के जो थे, याद रखिएगा, मैंने यहाँ लिखा नहीं है, भूल गया है, यहाँ आप लिख लीजिएगा। ये जो सिक्के थे ये सिक्के चांदी धातु के बने हुए थे। चांदी के बने हुए रजत सिक्के को जारी करने का श्रेय जो जाता है वो चंद्रगुप्त द्वितीय को ही जाता है। जिस रजत सिक्के को पूछा हुआ स्टेट पीसीएस का सवाल याद रखिएगा, गुप्त वंश में रूपक या रुपयक के नाम से जाना जाता था। उस सिक्के को जारी करने का श्रेय चंद्रगुप्त द्वितीय को जाता है। इसके अलावा गुप्त शासकों ने जो सोने के सिक्के जारी किया था, ठीक इसके पहले वाली वीडियो में मैंने बताया है चंद्रगुप्त प्रथम के शासनकाल के बारे में कि उसने सोने के सिक्के को भी जारी किया था। तो जो गुप्तों ने सोने के सिक्के जारी किए थे उसको दिनार कहा जाता था। जो मेहरौली का लौह स्तंभ है, इस मेहरौली का लौह स्तंभ दिल्ली से ही ताल्लुकात रखता है। ये चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के ही द्वारा बनवाया गया है और उसकी सबसे खास बात यह है कि सारा साइंस, भारत दुनिया की सारी साइंस टेक्नोलॉजी फेल हो जाती है उसको रिसर्च करके इस बात को बताने के लिए कि किस धातु का प्रयोग करके उसको बनाया गया है, क्योंकि उस पर जंग लगने जैसी कोई प्रवृत्ति दिखाई नहीं देती। ये भारतीय इतिहास की एक चमत्कारी स्वरूप दिखाई देता है। जिस मेहरौली लौह स्तंभ को बनवाने का श्रेय चंद्रगुप्त द्वितीय को जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद गुप्त साम्राज्य की गद्दी की बागडोर को संचालित करने का जो काम किया था वो इसका उत्तराधिकारी के रूप में आएगा और उसका नाम था कुमारगुप्त। यानी कि इसके बाद की जो राजा हम लोग पढ़ेंगे वो कुमारगुप्त पढ़ेंगे। फिर कुमारगुप्त के बाद हम लोग पढ़ेंगे स्कंदगुप्त के बारे में पढ़ेंगे और स्कंदगुप्त के बाद गुप्तों में छोटे छोटे राजा आएंगे। अंततोगत्वा गुप्त साम्राज्य धाराशाही हो जाएगा।
फिर हम लोग अपनी तीसरी पार्ट वाली क्लास का संचालन करेंगे, जिसमें विशेष करके कला संस्कृति गुप्त काल से संबंधित उन मुद्दों पे बातचीत करेंगे। इतनी सारी बातों को चाहे तो आप ले सकते हैं स्क्रीनशॉट, ये सारी बातें हैं आपके लिए महत्वपूर्ण। अगली बात मैं आपको बताता हूँ, चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद आने वाला उत्तराधिकारी जो गुप्त साम्राज्य की बागडोर को समुचित रूप से संचालित करने की कोशिश किया, जानते हैं उसके बारे में। इतनी बातों का ले लीजिए स्क्रीनशॉट। इससे पहले चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के बारे में एक दो बात और आप याद रखिएगा, जो तथ्य के मुताबिक सवाल बनते रहते हैं, उन बातों पे मैं चर्चा करता हूँ। इसको हम इरेज कर देते हैं, यहाँ मैं आपको बताने की कोशिश करता है एक दो तथ्य जो जानना बहुत जरूरी है। जो चंद्रगुप्त द्वितीय था, इसको कई अन्य नाम से जाना जाता था, अन्य नामों से जाना जाता था। वो अन्य नाम क्या क्या थे इसके? इसको देवराज भी कहा गया है, इसको देवगुप्त भी कहा गया है, देवगुप्त भी कहा गया है, और इसको देवश्री भी कहा गया है। और ये स्पेशल पूछा हुआ सवाल है, देवश्री के नाम से किस गुप्त शासक को जाना जाता था, ये पूछा हुआ सवाल है। देवराज जो कहा गया है, ये देवराज, इसको साची के अभिलेख में ऐसा साक्ष्य मिलता है, साची अभिलेख में ऐसा साक्ष्य मिलता है। और जो देवगुप्त मिलता है, ये वकाटक अभिलेख में ऐसा साक्ष्य मिलता है, वकाटक अभिलेख में। और देवश्री जो था, ये साहित्यिक स्रोतों के अनुसार ऐसा कुछ बताया जाता। तो ये तीन बात और आप यहीं पेस्ट करते चलिएगा, बाकी मैं बताता हूँ आपको। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के बाद का जो शासक है कुमार गुप्त, उसके बारे में मैं करता हूँ बातचीत। चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद उसका पुत्र जो आता है वो उत्तराधिकार के रूप में आता है, और उत्तराधिकार के जो रूप में आता है उसका नाम कुमार गुप्त बताया जाता है। कहा जाता है कि गुप्त काल से, शासन काल से संबंध रखने वाला जो कुमार गुप्त था, ये काफी कुमार गुप्त ऐतिहासिक दृष्टिकोण से काम काज को संचालित करवाया था। बताया जाता है कि कुमार गुप्त ने महेंद्रादित्य की उपाधि को धारण करके गद्दी पर बैठा इसने, और यह पहला ऐसा गुप्तों में शासक मिलता है जिसका सबसे ज्यादा उल्लेख अभिलेखीय साक्ष्य के अनुसार मिलता है। गुप्तों में पहला ऐसा शासक कुमार गुप्त आता है जिसका सबसे ज्यादा अभिलेख बताए जाते हैं, और प्रमाणित तौर से ऐसा माना गया है कि लगभग 18 अभिलेख इसने अंकन करवाया था, जिसमें 15 शिलालेख थे और 3 जो थे वो ताम्र फलक के रूप में बताए जाते हैं। इसके अभिलेखों को अगर देखा जाए तो मंदसौर की अभिलेख हुआ कुमार गुप्त से संबंधित था, उदयगिरी का अभिलेख कुमार गुप्त से था, साची का अभिलेख कुमार गुप्त से था, और बिलसर अभिलेख कुमार गुप्त से था। ऐसे लगभग प्रमाणित तौर से 18 अभिलेखीय साक्ष्यों का उल्लेख देने वाला गुप्त शासक कुमार गुप्त के बारे में कहा जाता है। तो सवाल कभी कभी पूछता रहता है कि सबसे ज्यादा अभिलेख किस गुप्त शासक के शासनकाल से दिखाई देता है? तो याद रखिएगा, कुमार गुप्त के शासनकाल से दिखाई देता है। इसके अलावा यह भी कहा जाता है कि कुमार गुप्त ने बिहार के नालंदा में ही स्थित उसने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का जो श्रेय जाता है वो कुमार गुप्त को ही जाता है। इस नालंदा विश्वविद्यालय को आगे जब हम आपको पाल वंश पढ़ाएंगे तो पाल वंश में जब हम लोग पढ़ेंगे, पाल वंशी शासक, जब हम लोग धर्मपाल के बारे में पढ़ेंगे तो ऐसे पाल वंशी शासकों के बारे में देखा जाएगा कि इसके ध्वंसावशेषों पे फिर से बौद्ध विहार बना दिया जाएगा, विक्रमशिला बौद्ध विहार का निर्माण कर दिया जाएगा। तो आगे जब मैं उत्तरवंशी राजवंश पढ़ाऊंगा हर्षवर्धन के शासनकाल के बाद, तो वहां सारी कहानी को मैं बताने की कोशिश करूंगा। इसके अलावा कहा जाता है कि कुमार गुप्त एक ऐसा शासक था जिसने मुद्राओं पे गरुड़ के स्थान पर मयूर का अंकन करवाया था, और साथ ही साथ इसके शासनकाल से संबंधित विदेशी यात्रियों की अगर बात किया जाए तो कोई विशेष विदेशी यात्रियों का विवरण नहीं दिया जाएगा। हाँ, ये जरूर कहा जा सकता है कि जो ह्वेन-सांग हर्षवर्धन के शासनकाल से ताल्लुकात रखता था, वो ह्वेन-सांग ने इसको सक्रादित्य बताया, और सक्रादित्य का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है महेंद्रादित्य के ही समानार्थी माना जाता है। साथ ही साथ ये भी कहा जाता है कि कुमार गुप्त वैष्णव धर्म का अनुयायी था, और वैष्णव धर्म का अनुयायी होने के नाते इसने भी परम भागवत की उपाधि धारण किया था, और इसके परम भागवत उपाधि को गढ़वा लेख में बताया गया। कुमार गुप्त भारतीय इतिहास के एक बहुत रोचकदार शासक के रूप में भी दिखाई देता है। काफी कला और सांस्कृतिक क्षेत्र में इसने योगदान भी दिया था। इसके अलावा वैश्विक संबंध को स्थापित करने के लिए विश्व में इसने राजदूत को भी भेजने की कोशिश किया था।
इतिहास के अनुसार यह भी कहा जाता है कि 428 ईस्वी के आसपास इसने चीन में एक राजदूत को भेजा था, एक दूत भेजा था। तो ये भी सवाल बना जा चुका है कि कौन सा गुप्त शासक था जिसने चीन में अपना एक उच्चायुक्त राजदूत भेजा था। तो याद रखिएगा वो कुमारगुप्त था। कुमारगुप्त के बाद उत्तराधिकार के रूप में जो आया वो आता है स्कंदगुप्त। और स्कंदगुप्त जो था इसके शासनकाल के समय भारत पर एक बार फिर विदेशी आक्रांताओं का आगमन हुआ और वो विदेशी आक्रांता मध्य एशिया की निवासी बर्बर जाति थी जो हुड़ के रूप में थे। उन हुड़ों को अगर देखा जाए, हुड़ स्पेशल कहिएगा तो हम आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर। हम आप लोगों के लिए हुड़ों से संबंधित एक वीडियो वैसे बना दूंगा। हुड़ से भी सवाल कभी कभी पूछे जाते हैं। हालांकि यहाँ पे आप देख लेंगे, मैं यही कहानी को थोड़ा कवर करने की कोशिश करूंगा। हुड़ों का जो नेता था वो तोड़ मार करके बताया जाता है, वो तोड़मल करके बताया जाता है, तोड़मल करके बताया जाता है। ये मुख्य नेता के रूप में यही माना जाता है। कहा जाता है कि स्कंदगुप्त के समय में स्कंदगुप्त जो था कहोम लेख में इसको सक्रोपन के नाम से जाना गया। सक्रोपन का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है इंद्र के समान। गुप्त काल में स्कंदगुप्त एक ऐसा शासक के रूप में आता है जो विदेशी आक्रांताओं के चपेट में पड़ गया। और वो विदेशी आक्रांता थे मध्य एशिया के निवास करने वाली बर्बर जाति। खानाबदोश जिंदगी जीवन को व्यतीत करने वाली मध्य एशियाई क्षेत्र में रहने वाले वो हुड़ गुप्त शासन सत्ता की कमजोर हो रही स्थिति का फायदा उठाने के लिए भारत की धरती को रौंदने का कोशिश किए थे। लेकिन स्कंदगुप्त इतना कायर और इतना डरपोक किस्म का शासक नहीं था जो हुड़ों को भारत पे विजय घोषित होने दे। स्कंदगुप्त जैसे हुड़ों ने भारत पे धावा बोलने की कोशिश किया, उनको उसी भाषा में जवाब देने का भी काम किया था। कहा जाता है कि हुड़ और मध्य हुड़ जो थे हुड़ों का जो आक्रमण हुआ था, ये मध्य एशिया की निवासी एक बर्बर जाति थे, घुमक्कड़ खानाबदोश जिंदगी को व्यतीत करने वाले। और स्कंदगुप्त ने क्या किया, हुड़ों को बहुत ही बेसब्री के साथ पराजित किया। हुड़ और स्कंदगुप्त इन दोनों के बीच युद्ध हुए थे, इस बात की क्या गारंटी है, क्योंकि कोई साहित्यिक साक्ष्य ऐसा नहीं है जो इस बात को पूरी तरह से बताने की कोशिश करे। लेकिन अभिलेखीय साक्ष्यों के आधार पर इस बात को पूरी तौर तरीके से और पूरी गजटेड तरीके से कहा जा सकता है कि वास्तव में स्कंदगुप्त के शासनकाल में भारत पे हुड़ों ने धावा बोला था और हुड़ों को स्कंदगुप्त ने उसी भाषा में जवाब देके पराजित भी किया था। और वो जो है अभिलेखीय साक्ष्य वो है भीतरी स्तंभलेख। ये भी कई बार सवाल में आ चुका है कि किस अभिलेखीय साक्ष्य के अनुसार बताया जाता है कि स्कंदगुप्त ने हुड़ों को पराजित किया था, वो भीतरी स्तंभलेख है। उपाधि देखा जाए तो हुड़ों को पराजित करने के बाद विक्रमादित्य और कर्मादित्य की उपाधि को स्कंदगुप्त ने धारण किया। ये भी वैष्णव धर्म का अनुयायी था और कहा जाता है परम भागवत की उपाधि को इसने भी धारण किया था। इसके शासनकाल के समय एक घटना ये घटी थी कि जो चंद्रगुप्त मौर्य था, चंद्रगुप्त मौर्य जब मैं पढ़ाया था तो वहां बताया था रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख सुदर्शन झील के बारे में बताया था। जो सुदर्शन झील था उस सुदर्शन झील के बारे में मैंने आपको एक बार और दो बार मैंने चर्चा कर चुका है, तीसरी बार चर्चा करने चल रहा हूँ। स्कंदगुप्त के समय कहा जाता है इसी के शासनकाल में जो सुदर्शन झील था उस सुदर्शन झील का बांध टूट गया, क्योंकि बहुत ज्यादा गुजरात के गिरनार क्षेत्रों में बहुत ज्यादा बारिश हो चुका था और उस बारिश होने के नाते ये सुदर्शन झील का जो बांध था वो बांध टूट गया। और बांध टूट जाने के कारण सुदर्शन झील का दोबारा पुनः निर्माण करवाया गया। और इस बार पुनर्निर्माण करवाने का जो श्रेय जाता है वो गिरनार नगर के ही जो नगरपति थे उनका नाम चक्रपालित बताया जाता है। यही चक्रपालित उसका क्या किए थे, पुनर्निर्माण करवाए थे। तो ये भी सवाल के लिए आपको महत्वपूर्ण हो जाएगा। तो सुदर्शन झील का जो पुनर्निर्माण था वो गिरनार नगर के ही नगरपति चक्रपालित ने किया था। इस बात को भी आप याद करते हुए चलिए। स्कंदगुप्त के बाद गुप्त राज्य, वो गुप्त राज्य जो श्री गुप्त के द्वारा एक छोटे से क्षेत्र में सामंत के रूप में स्थापित किया गया था, वो गुप्त राज्य जहां पे सामंतवादी प्रथा को समाप्त करके चंद्रगुप्त प्रथम ने एक स्वतंत्र बादशाह बनने की कोशिश किया,
वो गुप्त साम्राज्य जहां समुद्रगुप्त अपनी सैन्य ताकत का परिचय देकर के पूरी गुप्त की छोटी सी राज्य को एक विशाल साम्राज्य बनाने की कोशिश किया, उस गुप्त साम्राज्य का पतन स्कंदगुप्त के शासन के बाद दिखाई देना शुरू हो गया। कहा जाता है कि गुप्तों के द्वारा लाई गई एक छोटी सी राज्य जो विशाल साम्राज्य का रूप धारण कर चुका था, वो विशाल साम्राज्य का रूप जो धारण किया था वो स्कंदगुप्त के बाद धीरे धीरे तहस नहस होता चला गया। और स्कंदगुप्त के बाद ताड़ातोड़ गुप्तों में शासक चले आए शासन सत्ता की बागडोर को संचालित करने के लिए, लेकिन किसी के बाजू में इतनी फौलाद नहीं भरी थी जो गुप्तों की शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित कर पावे। यही कारण है कि स्कंदगुप्त के बाद अगर देखा जाए तो लगभग गुप्तों में कई ताड़ातोड़ राजा आते हैं शासन को संचालित करने के लिए, लेकिन सारे के सारे नाकाम घोषित हो जाते हैं और उसका भरपूर फायदा उठाने का काम करता है यही आने वाले हुड़ आक्रांता। जिन हुड़ों को चने का दाना खिलाने का काम किया था स्कंदगुप्त ने, जिसका उल्लेख भीतरी स्तंभ लेख में मिलता है, यही हुड़ स्कंदगुप्त के बाद पुनः पनप करके गुप्तों की सत्ता को तहस नहस कर दिए और अंततोगत्वा गुप्त साम्राज्य का पतन हो गया। गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद अब हम लोग जो अगली इतिहास पढ़ेंगे वो अगली इतिहास हम लोगों की आएगी पोस्ट गुप्ता पीरियड से ताल्लुकात रखने वाली, यानी कि गुप्तोत्तर काल। लेकिन गुप्तोत्तर काल को पढ़ाने से पहले मैंने आपको कहा था मेरी वीडियो का पार्ट 2 आपके पास पहुंच रहा है, पार्ट 3 अभी लाना बाकी है, जिस पार्ट 3 में हम आपको अभी चर्चा करके बताया ही हूँ शुरू में ही पार्ट 3 में, जिसमें गुप्त काल से संबंधित इनकी सामाजिक जीवन कैसी थी, इनकी धार्मिक जीवन कैसी थी, इनकी राजनीतिक जीवन कैसी थी, इनके व्यापारिक दृष्टिकोण के नियम क्या थे। इसके अलावा हम लोग ये जानेंगे कि इस वंश परंपरा से ताल्लुकात रखने वाले शासक अपने कला के क्षेत्र में किस स्तर तक परिचय फहराने का काम किए हैं। इन समस्त मुद्दों पर मैं आपसे बातचीत करूंगा, लेकिन इसके लिए आपको पार्ट 3 का इंतजार करना पड़ेगा। इतनी बातों का आप ले सकते हैं स्क्रीनशॉट, इतनी बातों का आप ले सकते हैं स्क्रीनशॉट। फिर इसके बाद मैं मिलता हूं आप लोगों से अगली क्लास में गुप्त काल की सीरीज 3 के साथ, जिसमें गुप्त प्रशासन से संबंधित मुद्दों पे करूंगा बातचीत। अगर आप लोग चैनल से नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते चलिएगा, बेल आइकन वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस करते रहिएगा। आप ही लोगों का अगर साथ और सहयोग मिलेगा तो निसंदेह हम पूरी गुणवत्तापूर्ण आपके प्रतियोगी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए अपने YouTube चैनल के माध्यम से उस कंटेंट को उपलब्ध करवाने की कोशिश करूंगा जिस कंटेंट का सहारा लेकर के आप अपने भविष्य का निर्धारण कर सकते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग हमारा साथ और सहयोग देंगे, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करते चलिएगा और हम आप लोगों की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए निरंतरता के साथ पूरी तत्परता पूर्वक कंटेंट को उपलब्ध करवाता रहूंगा। तो इसी के साथ मैं अपनी क्लास को कवर करता हूं, मिलता हूं अगले गुप्त काल के अगली सीरीज के साथ, जहां पढ़ेंगे हम लोग गुप्त प्रशासन के बारे में। तब तक के लिए लेता हूं मैं आप लोगों से इजाजत। बाय, बेस्ट ऑफ लक।